So is everybody aware about spirogram? सबको पता है स्पायरोग्राम क्या होता है? प्लीज आंसर यस और नो. क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा होता है कि व्हेन यू कम इन फाइनल एग्जाम एंड वहां पे अगर यही चीज रखी होती है तो बहुत से लोग गलती करके जाते हैं उसके अंदर. इसको बंद करोगे. सो विच इज एक्चुअली सिंपलेस्ट पॉसिबल ग्राफ इन द फिजियोलॉजी, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ आ रहा हो. सो दिस ग्राफ शोज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. तो सबसे पहले तो एक चीज समझने की जरूरत है कि वॉल्यूम एंड कैपेसिटी दो टर्म यूज किए गए हैं. क्या है? दो टर्म यूज किए गए हैं, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. तो वॉल्यूम की जब भी बात करते हैं तो इट्स ए सिंपल वॉल्यूम, मतलब कि लीटर्स के अंदर उसका वैल्यू आ जाता है डायरेक्टली. यू डोंट हैव टू डू एनी कैलकुलेशन. ठीक है. बट जब आप कैपेसिटी की बात करते हो तो वहां पे आइदर कुछ ना कुछ प्लस या कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, तब आपकी कैपेसिटी, मतलब टू और मोर देन टू वॉल्यूम्स व्हेन कम टुगेदर इज नोन एज कैपेसिटी. सिंपल लैंग्वेज में कि एक से ज्यादा वॉल्यूम हो तो वो कैपेसिटी कहलाती है. इसी तरह से अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो जहां पे भी कैपेसिटी वर्ड लिखा हुआ है वहां पे आपको लाइन क्रॉस होती हुई दिखेगी. ब्लैक लाइन व्हाइट लाइन को क्रॉस कर रही होगी जहां पे भी कैपेसिटी लिखा हुआ है. पूरे ग्राफ के अंदर कहीं पे भी देख लो. ये क्रॉसिंग क्यों हो रही है? बिकॉज जो व्हाइट लाइन है वो डिफाइन कर रहा है वॉल्यूम को. ठीक है. एंड आपका जो ब्लैक लाइन है वो कैपेसिटी को डिफाइन कर रहा है किसी न किसी की. तो वो कैपेसिटी में जब दो वॉल्यूम प्लस हो रहे हैं तो उसको क्रॉस करके आगे जाना पड़ रहा है. सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम से. टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम, अपन ने पहले भी बात बताया था, इसके बारे में बात करी थी. क्या बोलोगे बेटा? टाइडल वॉल्यूम को क्या बोलोगे? बैठे बैठे बोलो. तो व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? आपके मन में आ रहा है? ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो रहा है? एनीबॉडी? टाइडल वॉल्यूम? यस. ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन और नॉट एक्सर्शन, जो आप एयर अंदर ले रहे हो और जो एयर आप बाहर छोड़, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, नॉट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, जितना वॉल्यूम एक्सचेंज कर रहे हो दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम. तो आप ग्राफ देखोगे तो 500 ml के आसपास ऊपर जाता है एंड फिर नीचे आता है. मतलब ऊपर जा रहा है मतलब इंस्पिरेशन है पॉजिटिव, एंड नीचे आ रहा है तो एक्सपिरेशन. सो इसी तरह से अब इंस्पिरेशन हो गया, इंस्पिरेशन के बाद टाइडल वॉल्यूम हो गया. टाइडल वॉल्यूम के बाद में अगर आप ऊपर देखो तो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम आ रहा है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो रिजर्व मतलब क्या होता है कि जो चीज आपने बचा के रखी हुई है. बैंक में पैसे रखते हैं, जब जरूरत होती है निकाल सकते हैं उसको अकाउंट के अंदर से. ये वैसा ही अमाउंट है जो आप जब जरूरत होगी तब इसको यूज करोगे, नहीं तो ये रिजर्व पड़ा रहे. हाथ में कोई ब्याज नहीं मिलेगा, वो चलेगा. सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द वॉल्यूम विच कैन बी इंस्पायर्ड above the tidal volume with force. ये रेस्टिंग कंडीशन वाला वॉल्यूम नहीं है. इसका यूज आता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम फोर्स इंस्पिरेशन करते हैं जोर लगा के. सो दिस इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. दिस इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मतलब अबव, मैंने सांस ले ली नॉर्मल सांस, वो आपको दिखेगी नहीं. उसके ऊपर मैं जो खींचूंगा हवा, मतलब टाइडल वॉल्यूम. If it is including tidal volume, it will become capacity, which is known as inspiratory capacity. तो दोनों को प्लस करें, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम को अगर हम प्लस कर दें तो दैट बिकम्स इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. वो एक कैपेसिटी बता रहा है कि मैं कितना एयर को अंदर ले सकता हूँ, टोटल एयर कितना मैं अंदर ले सकता हूँ. दैट इज माई कैपेसिटी. और योर कैपेसिटी या जिसका भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी, कि फोर्सफुली या नॉन फोर्सफुली हाउ मच एयर आई कैन और ही कैन टेक इनसाइड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, विच इज नॉन एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. तो उसमें टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा
और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो वैसे सेपरेटली अगर वॉल्यूम बताना हो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन यू विल से, बंद कर देना दरवाजा, देन यू विल से इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द वॉल्यूम विच इज इंस्पायर्ड ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम विथ फोर्स। फोर्स बोलना जरूरी है क्योंकि ये फोर्सफुल होता है, इसका इट्स नॉट टाइडल वॉल्यूम, तो ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो तीन चीजें कंप्लीट कर ली हमने, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इसी तरह से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाता है कि आप सांस ले रहे हैं नॉर्मली, आपने नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जो है वो एक्सपायर कर लिया, अब उसके ऊपर से जोर लगा के आप जितना एयर बाहर निकाल सकते हो, दैट इज नॉन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसको अगर आप टाइडल वॉल्यूम से प्लस कर देते हो, दैट इज बिकम योर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इसी। ठीक है, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? यहां तक कोई कंफ्यूजन कि भाई टाइडल वॉल्यूम क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? ये वो वॉल्यूम है रिजर्व वाले जो हम एक्सरसाइज और सेशन वॉक के टाइम पे यूज करते हैं, अदरवाइज इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल जो एट रेस्ट हमको टाइडल वॉल्यूम से काम चल जाता है। नाउ इसके नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके, दिस इज वाइटल कैपेसिटी। वॉल्यूम में एक वॉल्यूम और बाकी है, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम वाइटल कैपेसिटी की बात। तो हमने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी, मतलब कि टाइडल वॉल्यूम पढ़ा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा, वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूं, नॉट कैपेसिटी। कितने वॉल्यूम पढ़े? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को प्लस कर दो, बिकॉज इज वाइटल फॉर द लाइफ। वाइटल मतलब जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है। वाइटल क्या मतलब हुआ कि जिंदा रहने के लिए कौन सा अमाउंट जरूरी है एयर का या कैपेसिटी का, वॉल्यूम का, वो इसमें तीनों इंक्लूड है। जो आप रेगुलरली अपनी डे टू डे लाइफ में जिस वॉल्यूम्स को आप यूज करते हो, वो तीनों वॉल्यूम इसके अंदर आ जाएंगे। आइदर यू आर यूजिंग एट एक्सरसाइज और एट अ रेस्ट, उससे कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे कंसर्न है टोटल वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी को जब आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों को प्लस कर दो, एंड इट विल कम योर वाइटल कैपेसिटी। और ये 4000 4500 के आसपास होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो वो अराउंड 2500 टू 3000 के आसपास होती है, एंड टाइडल वॉल्यूम 500 होता है अराउंड, एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 से 1500 के बीच में, कहीं पे 1200 टू 1500 मिलीलीटर की बात कर रहा हूँ, लीटर नहीं लिखना, मिलीलीटर। ना एक और वॉल्यूम अभी अपना बाकी रह गया था, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। So residual volume is that volume which will always remain inside the या lungs, जो भी है। तो ये रेजिडुअल है, ये बचा हुआ है। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? बच जाए, तो ये हमेशा बचा रहता है। ऐसा नहीं है कि ये फ्लो में नहीं है, मतलब कि नया आएगा वो पुराने वाले को रिप्लेस कर देगा, बट हमेशा इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, and it is around. So residual volume, it is a volume of air remaining in the lungs after maximum expiration. It cannot be expired. It aerates the blood between the breaths. It is 1200 ml. जब मैं आप स्टेज पे था ना, तो मैं ये सही में इसलिए ये चीज आपको बोल रहा हूँ कि ये वो वॉल्यूम नहीं है कि जो हमेशा स्टक हो जाए। ऐसा वॉल्यूम नहीं है कि जो स्टक ही हो गया। इट ऑलवेज रिमेन इन सर्कुलेशन। मतलब कि नई एयर आती है वो पुरानी एयर को रिप्लेस कर देती है। मैं बहुत कंफ्यूज होता था, मैंने कहा यार ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, मतलब हमेशा ही अंदर रहता है, तो मतलब तो एयर तो पास ही हो जाती होगी धीरे धीरे, ये तो सड़ने लग जाता होगा अंदर से। तो ऐसा मतलब ऐसा होता नहीं है, ये जस्ट थॉट्स हमेशा कभी आई थी जब मैं फेयर था, देन इट सॉर्टेड आउट। सो किसी को आ सकती है आप में से भी। सो इट इज द एयर विच ऑलवेज रिमेन इन एक्सचेंज, बट इट विल बी देयर, मतलब इतना वॉल्यूम हमेशा रहेगा, बट इट इज नॉट स्टैग्नेंट, इट इज अंडर फ्लो चेंज। सो सारे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज अपन ने देख लिए कितने। सो दीज आर ऑल कैपेसिटीज विच इज टोटल लंग कैपेसिटी हमारी बाकी रह गई थी।
तो अभी हमने जो वाइटल कैपेसिटी देखा उसमें हम रेजिडुअल वॉल्यूम कर देंगे क्योंकि उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं था। ठीक है, फिर हम डायरेक्टली सारे वॉल्यूम्स को प्लस कर सकते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो वो भी एक हमारा आंसर देता है। यहाँ पे वैसे ही लिखा था एंड इट इज अराउंड 5.5 और समवेयर अराउंड 6 लीटर। तो इतना 6 लीटर जितना एयर जो है हमारे लंग्स होल्ड कर सकते हैं। टोटल मतलब टोटल है ये सब मिला के, बट रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो हमेशा रहता है, तो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है और भी उसके फायदे देखेंगे अपन। देन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई। फंक्शन नाउ द अनदर कैपेसिटी इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो दिस इज द एयर। अगर हम टाइडल वॉल्यूम कर रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग एयर इनसाइड एट रेस्ट अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं गैसेस को, तो हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को टच नहीं कर रहे, हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम को टच नहीं कर रहे, मतलब टच यूज नहीं, वो ऐसा का वैसा पड़ा रहेगा अंदर। ठीक है, तो वो जो वॉल्यूम है दैट इज नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल अगेन रेजिडुअल, सो इट इज द अमाउंट ऑफ एयर which can be used but it will always be there at, so it is known as function. It is a volume of air remain in the lung after normal expiration. और वॉल्यूम को अगर सिर्फ बात करें आप, तो दैट इज द एयर विच रिमेन्स इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी एक्सपायर करना पड़ेगा, तब जो वॉल्यूम बचेगा दैट इज रेजिडुअल। So there is a little bit of difference, don't get confused। पूछी जाएगी आप गड़बड़ कर दोगे कि कौन सा था, फोर्सफुल या नॉर्मल था, तो वहां पे ये चीज हमको डिफाइन करनी है और ये चीज बोलनी है और लिखनी है। ये नहीं है कि आफ्टर बच गया जो बच गया वो वियर्ड आंसर देते हैं वाइवा के अंदर सब लोग, क्योंकि कोई तो थोड़ा घबराए हुए होते हैं, थोड़ा ऐसा रहते हैं, बट अपने को फोकस रखना है और अपने को चीज सही बोलनी है। ये चीज बोलोगे नंबर फटाफट मिलेंगे। दूसरे पढ़ते हैं अभी उसको कंफर्म करो, उसको फॉर्म करो। ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो बिल्कुल नया है, आपका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो नाउ यू कैन बिल्ड अ कंसेप्ट ऑन इट। कोई बिल्कुल नई चीज होती है वो अपने को याद नहीं होती फटाफट, बट अगर अपन ने पढ़ी हुई है तो यू कैन बिल्ड अ न्यू कंसेप्ट ऑन दैट एंड यू कैन रिमेंबर इट वेरी इजी। और एक चीज याद रखना, कितने भी लेक्चर तुम अटेंड कर लो, तुमको कुछ याद नहीं रहने वाला until unless you don't go back and study it। तो मेमोरी विल, जो लेक्चर आप अटेंड करते हो बहुत अच्छा लगता है यार, आ गया आज तो टॉपिक समझ आ गया, सर ने बढ़िया पढ़ा दिया, चाहे खराब पढ़ा दिया जैसा भी पढ़ा दिया, बट वो याद नहीं रहेगा 12 घंटे के बाद। 12 घंटे नेक्स्ट डे याद नहीं रहेगा, इसीलिए आप नेक्स्ट क्लास में ब्लैंक हो जाते हो। जब टीचर आता है नेक्स्ट क्लास में, वो सोचता है कि यार हाँ यार पढ़ा के गया था मैं, तो इनको याद होगा, चलो थोड़ा रिवाइज करते, थोड़ा पूछते, और आप लोग सब ब्लैंक स्टेयर देते हो, फिर वहां पे बैठे हुए मुंह देख रहे होते हो। You already forgot it. Brain can't able to retain more than 12 to 24 hours। 24 आवर्स तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 12 आवर्स बहुत है आप लोगों के लिए। यू आर सो बिजी लाइफ, हॉस्टल में भी बहुत कुछ करना होता है, बाद में भी करना होता है। सो now next topic is functional residual capacity। We have already seen that functional residual capacity is the volume of air expired above the normal expiration or you can say at rest expiration। so इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको जो पहले बता रहा था कि ये हमारे एक तो कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेंटेन एज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ऑक्सीजन का जो PO2 होता है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, सो डू यू नो अबाउट इज पार्शियल प्रेशर? आई थिंक यू नो दैट पार्शियल। कितने लोग हैं जिनको नहीं पता व्हाट इज पार्शियल प्रेशर?
ठीक है, पार्शियल प्रेशर दैट प्रेशर जो डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस का, उस गैस का, टॉकिंग अबाउट गैस, तो गैस प्रेशर डालती है तो उस गैस का वॉल्यूम टोटल एयर के अंदर उसकी परसेंटेज कितनी है। जैसे कि अपन अगर एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में, अगर हम एटमॉस्फेयर बात करें, 1 होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है नॉर्मली एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब इस 1 के अंदर 70 to 80% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो प्रेशर बनेगा वो 1 into 80%, मतलब इट इज 80% ऑफ 1। अब इसमें 21% अगर हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है, 7 बाकी जो है ऑक्सीजन 21% है, तो 21% अगर ऑक्सीजन है तो उसका जो प्रेशर बनेगा दैट इज 21% ऑफ, तो उस तरह से आपको निकाल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस कितना होता है, 760 mmHg, mmHg की बात करो, आप सही हो, 760 mmHg की। ठीक है, तो अब 760 mmHg से आप 21% निकालो कितना आएगा। व्हाट इज 21% ऑफ 760 mmHg? नहीं, मैंने बोली क्या है, 152 आ रहा है ना, यहाँ क्या लिखा है 150, राउंड फिगर लिखा है कि इंस्पायर्ड एयर इज हैविंग अराउंड पार्शियल प्रेशर ऑफ 150 mmHg। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पार्शियल प्रेशर का, बिकॉज अपनी जितनी भी फिजिक्स है आगे जो डिपेंड करेगी, जो अपन देखेंगे एक्सचेंज के टाइम पे, हाई एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो विल बी डिपेंडिंग ऑन द पार्शियल प्रेशर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्प्ले ऑल द लॉज, फिजिक्स लॉ और लॉज ऑफ गैसेस जो अपने आने वाले हैं इसके अंदर आगे। वो पहले मुझे कर देना चाहिए था, बट अब आगे कर देंगे, ठीक है, बिकॉज आप पढ़ने लग गए हो आजकल, पता होता है सबको, इसलिए मैंने किया नहीं था। सो जब हम सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर जोड़ते हैं तो दैट विल बिकम इक्वल टू द, जो भी गैस है उस मिक्सचर के अंदर, मतलब जैसे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस है उनका पार्शियल प्रेशर अपन जोड़ेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 760 mmHg। तो उसमें से हमें जितनी कंसेंट्रेशन, जितने मोल्स इन्होंने बताया, जितने मोल्स ऑफ गैस है या जितनी कंसेंट्रेशन ऑफ गैस है इन परसेंटेज और वट एवर इट इज, उसके ऊपर उसका डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर। तो हमारे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नॉर्मली इंस्पायर्ड एयर के अंदर रहता है 150 mmHg, ठीक है, और एक्सपायर्ड एयर में रहेगा 0। बट ये 150 and 0 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसके कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमें चाहिए एक मिडल ग्राउंड। तो एफआरसी के अंदर ये जो एयर है वो मिक्स हो जाती है। एफआरसी क्या करेगा, एक बफर की तरह एक्ट करेगा कि मतलब जो बाहर से एयर आ रही है वो भी मिक्स होगी इसके अंदर, और जब आप एक्सपायर करने वाले होगे वो एयर भी इसके अंदर मिक्स होगी। तो एफआरसी की जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो अपना जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो मेंटेन करेगी, और साथ साथ में जो एयर आप इंस्पायर्ड और एक्सपायर कर रहे हो उसका भी जो वॉल्यूम है पार्शियल प्रेशर का वो अराउंड 100 mmHg के आसपास मेंटेन करेगी। अगर बाहर से ज्यादा आ रही है तो उसके अंदर जो कम थी उसके साथ में मिक्स हो जाएगी, जब अंदर से कम आएगी तो वो भी बाहर जो एफआरसी के अंदर ज्यादा है तो उसके अंदर मिक्स होके जो पार्शियल प्रेशर है वो हमेशा एक मेंटेन करेगी, दैट इज 100 mmHg। तो हमारे को हमेशा एक कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, इट इज 100 mmHg। Now, because of this we can hold our breath। जब हम सांस रोक देते हैं तो जो एयर के ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आ रही है, वो हमारे रेजिडुअल वॉल्यूम से आ रही है। देन डाइल्यूशन ऑफ टॉक्सिक, अब इसी तरह से जैसे हमने डाइल्यूशन किया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, मतलब 150 आ रही थी और हमें मिली 100, उसी तरह से कोई अगर टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया गैस के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, साइनाइड आ गई, कुछ भी आ गया, तो वो भी डाइल्यूट हो जाएगी, वो भी डाइल्यूट हो जाएगी, उसकी भी उतनी कंसेंट्रेशन अंदर नहीं जाएगी टिश्यूज तक जितनी हमारी इंस्पायर्ड एयर के अंदर थी, क्योंकि वो भी उस रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर मिक्स होगा। तो अल्टीमेटली जो उसका डैमेज करने की पावर होगी वो कम हो जाएगी। इन ए सेंस इट विल प्रोटेक्ट अस। सो डाइल्यूशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस इनहेल्ड एंड लोड ऑन रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। अब
एकदम अगर खाली हो जाता है लंग्स और फिर से आपको उसको पूरा भरना पड़े, तो हर बार जो वॉल्यूम है, जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जो प्रेशर है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे और लेफ्ट वेंट्रिकल पे, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वर्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत प्रेशर पड़ेगा इनके ऊपर. सो FRC is helpful in reducing the load on respiratory mechanism and left ventricle. Factors affecting FRC: old age, emphysema and bronchial asthma. एम्फिसीमा और ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, एक्सपिरेशन जो है वो डिफेक्टिव है, तो एयर जो है वो स्टक होती जाएगी, तो इट विल इंक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम. बट ओल्ड एज में क्या होगा, बिकॉज ऑफ अगेन बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन elasticity or because of weakness of muscle, there can be different things. So it cause, but all of these three will cause loss of lung elasticity. अब FRC को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको नाइट्रोजन लेना है, पर नाइट्रोजन की कैपेसिटी लेने से पहले आप क्या करोगे, ऑक्सीजन इनहेल करवाओगे, प्योर ऑक्सीजन, मतलब कि जो अपन एटमॉस्फेरिक एयर लेते हैं उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, बहुत चीजें हैं, बट यहाँ पे हमको आर्टिफिशियली ऑक्सीजन देनी है जो कि 100% हो, और उसके अंदर कोई भी मिक्सचर नहीं है. 5 मिनट तक ये चलेगा. 5 मिनट बाद में हम लोग N2 कंटेंट ऑफ एक्सपायर्ड एयर मेजर करना शुरू करेंगे. तो वो जो N2 कंटेंट आएगा वो कहाँ से आ रहा है, अभी वो आपके रेजिडुअल वॉल्यूम से आ रहा है, तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम का आपका वॉल्यूम बताएगा, तो उसको हम FRC वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर्ड एयर कंसंट्रेशन ऑफ N2 उससे निकाल सकते हैं. फॉर्मूला 40 लीटर टोटल हुआ, और उसमें से 5% हम मान के चलते हैं कि इट इज अराउंड इस नाइट्रोजन जो होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आपका कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है या फिर FRC कितना है वो निकल आता है, 2.5 लीटर. वाइटल कैपेसिटी हमें पता है क्या होती है, जो भी हम टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी सिग्निफिकेंस है, इट इज प्रोग्नोस्टिक. अगर कोई भी चीज लंग के ऊपर इफेक्ट कर रही है या के वर्क के ऊपर इफेक्ट कर रही है, तो वो सबसे पहले वाइटल कैपेसिटी को डिक्रीज या इंक्रीज करेगी. इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका हमें इंडिकेशन देती है. इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, वो अभी आगे आएगा, अपन देखते हैं. फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम मेजर के सेकंड एंड थर्ड सेकंड में ये मानते हैं कि जो अपना एक्सपिरेशन है वो 3 सेकंड का रहता है, 3 सेकंड में हमारा जो एक्सपिरेशन है वो पूरा हो जाता है. इंस्पिरेशन 2 सेकंड एंड एक्सपिरेशन 3. सो उन तीनों सेकंड में हम अलग मेजर करेंगे कि कितना जो एयर है, कितना वॉल्यूम जो है वो एक्सपिरेशन का बाहर आ रहा है फ्रॉम द लंग्स. नो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइटल कैपेसिटी, ये सारे फैक्टर्स हैं. इसमें सबसे पहले एज है, मैक्सिमम इन यंग एडल्ट. ओल्ड एज में डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी. मेल के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल के अंदर कम होता है. सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ चेस्ट कैविटी डेवलपमेंट एंड ऑल दैट. एनाटॉमिकल डिफरेंसेस. सरफेस एरिया 2.6 लीटर पर मिनट, इसके हिसाब से भी इट विल अफेक्ट द FRC, सॉरी नॉट FRC, वाइटल कैपेसिटी. कंप्लायंस इज, अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि व्हाट इज कंप्लायंस. कंप्लायंस इज अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंजेस विद चेंज इन द प्रेशर. तो वो डिपेंड करता है किन चीजों पे, इलास्टिसिटी एंड रेजिस्टेंस पे. स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स अगेन मोर इन स्विमर्स एंड डाइवर्स एंड इंक्रीजेस विद ट्रेनिंग. जितना आप ट्रेनिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आपकी वाइटल कैपेसिटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी उससे. ग्रेविटी और पोस्चर पे डिपेंड करेगा ऑन स्टैंडिंग मोर देन लाइंग पोजीशन, बिकॉज स्टैंडिंग होने पे क्या होता है, हमारे जो विसरास होते हैं वो नीचे की साइड चले जाएंगे, तो मोर स्पेस विल बी क्रिएटेड इनसाइड द थोरेसिक केज. और जब बैठते हैं तो क्या होता है, विसरास और बाकी एब्डोमिनल कैविटी ऊपर आती है, तो इट विल इंक्रीज द स्पेस इनसाइड द थोरेसिक केज. प्रेगनेंसी में अगेन द सेम थिंग, द बेबी विल टेक द स्पेस, इट विल पुश abdominal cavity upwards, and there will be restriction for the inspiration and expiration in the thoracic cavity. Pathologically there can be different diseases like neurological affection of respiratory. अब nerves से अगर सिग्नल ही ठीक,
पोलियो में होता है। पोलियो के अंदर रेस्पिरेशन भी इफेक्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी मसल्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिसके कारण से पैरालिसिस ऑफ मसल हो, सिग्नल्स आर नॉट कमिंग थ्रू द नर्व्स, तो वो हो सकता है, फ्रेनिक नर्व को ये डैमेज कर सकता है। देन पल्मोनरी डिजीजेस, जिसके अंदर फाइब्रोसिस, एडिमा, प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, ये सारी चीजें। फाइब्रोसिस मतलब कि जो मसल्स हैं या फिर बाकी जो पार्ट्स हैं जिनका, जो बेसिकली इलास्टिक थी बट अब वो फाइब्रोज हो गई। फाइब्रोज होने के कारण से क्या होता है, जो उनकी इलास्टिसिटी और रिकॉइल कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, so they will not be able to stretch according to the change in the pressure। तो वॉल्यूम उतना चेंज नहीं होगा जितना प्रेशर चेंज होगा, तो कंप्लायंस विल डिक्रीज। देन इडीमा विल टेक स्पेस इनसाइड द लंग्स, उसको अपना वॉल्यूम चाहिए, भाई पानी भरने लग गया लंग्स में तो कहाँ से हवा भरेगी। देन प्लूरल इफ्यूजन, अगेन द सेम थिंग, accumulation of fluid inside the pleural cavity। देन न्यूमोथोरैक्स, हवा, अब एक्स्ट्रा हवा जो है वो कहाँ पे है, वो प्लूरल स्पेस में, तो प्लूरल स्पेस में एयर होने के कारण से वो एक्सचेंज में तो काम नहीं आ रही है, दैट विल एक्चुअली पुट ए एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द लंग टिश्यूज और उनको एक्सपेंड नहीं होने, दबा के रखेगी, तो दैट विल बी अगेन द प्रॉब्लम। डिजीज ऑफ द मसल्स लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़ा आपने, नाउ मसल फिजियोलॉजी हो गई ना आपकी। व्हाट इज माइस्थेनिया ग्रेविस, तुम बताओ सर, व्हाट इज माइस्थेनिया ग्रेविस? हाँ, क्या होता है उसके अंदर? कैल्शियम के कारण से नहीं होता, बैठ जाता है। अब बताओ। यस, ना डिजनरेशन नहीं होता, कौन बताएगा? चलो ठीक है, बैठ जाओ। नहीं, अरे यार ऐसे मत करो यार। हाँ, इट इज ए ऑटोइम्यून डिजीज। पीछे लास्ट, हाँ, व्हाट इज माइस्थेनिया ग्रेविस? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बता दिया उन्होंने बेटा, आगे है, अभी अभी पता चला, आती है तो बताओ क्या है। हाँ, क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं आता? आता है क्या, ढंग से बोलो। नहीं आता? विच रिसेप्टर्स, कौन से न्यूरो रिसेप्टर्स? हट जाओ। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर होते हैं भाई, एक साइड से नर्व है, एक साइड मसल है, तो मसल की जो एंडिंग है उसके ऊपर क्या है, रिसेप्टर बने हुए हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स है। वो रिसेप्टर क्या करेंगे, जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा नर्व एंडिंग से उसको पकड़ेंगे। वो रिसेप्टर उनको एसिटाइलकोलिन को एक कंबाइन होने के लिए जगह प्रोवाइड करेंगे, तो वो जगह क्या होगा, वो जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो जाएगी बाय द एंटीबॉडीज which are created due to autoimmune disease and they are same in the structure as a acetylcholine। रिसेप्टर्स वैसे हर चीज पे कंबाइन नहीं होते until unless that structure is similar। तो एसिटाइलकोलिन के बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए जो एंटीबॉडीज बनने वाले हैं, वो जब अगेंस्ट इन रिसेप्टर के अगेंस्ट ही बनेंगे वो स्पेसिफिकली, तभी वो वहां जाके कंबाइन हो पाएंगे। ऐसे हर कुछ कहीं पे भी कंबाइन नहीं होता है, there is a specificity to everything। So these antibodies will combine with the receptors and they will block the site for the combination of acetylcholine। मतलब ये वहां पे competitive inhibition होगा। दो चीजें हैं पर वो एक ही चीज के लिए लड़ रही है। दो फूल एक माली सुना होगा तुमने? नहीं सुना? किसने नहीं सुना? हाथ खड़ा करो। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हिंदी पढ़ते हो ना यार?
या भूल चुके हो हिंदी? कौन सी क्लास तक पढ़ी है तुमने हिंदी? 12वीं? ये कौन है 12वीं? वेयर इज 12वीं? यस, थैंक यू। मैंने भी 12वीं तक पढ़ी थी बेटा। ये सब 10th वाले हैं। मैथ्स ले ली थी तुम लोगों ने? तभी तुम ठीक रह गए, तभी तुम उत्साहित नहीं हो। चलो ठीक, इट्स ओके। फ्रेंच किसने पढ़ी है 10th तक? 12th तक पढ़ी किसने? नहीं। 12th में कौन सा सब्जेक्ट लिया था? मैथ्स? आजकल अलाउड नहीं है ना मैथ्स लेना, एक ही ले सकते हैं। हाँ, सब फिजिकल एजुकेशन इजी, पढ़ना नहीं। फिट एक्सरसाइज। सो फिजिकल एजुकेशन इज ए होम साइंस। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तो साइंस ही बदल डाली तुमने। हाँ, साइकोलॉजी पढ़ी है तुमने 11th 12th में? गुड, ये अच्छा है। कौन से स्कूल में थे तुम? MJD। चलो, सो माइस्थीनिया ग्रेविस समझ आ गया सबको? क्योंकि जब तक एस्टाइल कोलिन वहां पे कंबाइन नहीं होगा उन रिसेप्टर्स पे, तो जो सिग्नल नर्व के थ्रू आ रहा था वो मसल के पास नहीं जा पाएगा। तो नर्व और मसल के बीच का जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। दैट डिपेंड्स ऑन दैट न्यूरोट्रांसमीटर, एंड दैट न्यूरोट्रांसमीटर शुड कंबाइन विद द रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर से कंबाइन होने के बाद क्या होता है वो आपको नहीं पता होगा। श्योर, जो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। इट विल ओपन द वोल्टेज गेटेड चैनल्स। चैनल्स होते हैं अलग अलग तरह के, वोल्टेज गेटेड, मैकेनिकल गेटेड, केमिकल गेटेड। सो यहाँ पे जो चैनल्स है वो केमिकल नहीं, वोल्टेज गेटेड है, बिकॉज दैट विल चेंज द वोल्टेज। दिस नर्व कंडक्शन जो है वो वोल्टेज लेके आ रहा है, एक्शन पोटेंशियल लेके आ रहा है। सो इट विल स्टार्ट एन एक्शन पोटेंशियल एट एंड मसल प्लेट। क्या बोलते हैं उसका? एंड मसल प्लेट। वहां पे एक्शन पोटेंशियल चेंज होगा एंड इट विल स्टार्ट ओपनिंग द कैल्शियम चैनल, and that calcium channel will open up the actin myosin bonding, and that will lead to sliding theory and all that. तो इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर कपलिंग। देख लेना भाई, पढ़ लो यार थोड़ा। देन डिफॉर्मिटीज ऑफ द केज, ये तो मसल से रिलेटेड हो गया। माइस्थीनिया ग्रेविस मतलब कि जो मसल्स है रेस्पिरेशन की वो वीक हो जाएगी बिकॉज ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज जो कि काम नहीं करने देंगी। देन डिफॉर्मिटी ऑफ केज, ये जो लंग केज है अपना, रेस्पिरेटरी जो केज है पूरा जिसमें वो बोन्स है, अब इन बोन्स की डिफॉर्मिटी होती है। आपने देखो कुबड़ा आदमी देखा होगा ऐसे, सो दे हैव देयर स्पाइन इज एक्चुअली नॉट फॉर्म। और कुछ में ऐसा होता है काइफोस्कोलियोसिस एंड स्कोलियोसिस, उसमें स्पाइन जो होता है वो डिफॉर्म्ड होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, जिस कारण से इट विल रिड्यूस द स्पेस इनसाइड द थोरेसिक केज। देन डिजीज ऑफ हार्ट, जिसके कारण से CCF एंड प्लूरल प्रेशर बढ़ा देगा। ये बेसिकली लंग्स के जो प्रेशर, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन आएगा बाद में अपने, जो स्पेसिफिकली लंग्स के अंदर ब्लड को लेके जाता है, ऑक्सीजनेशन कराता है और वापस लेके आता है, बट इट हैज सम पेक्युलरिटीज। सो वहां पे अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इट कैन लीड टू डिफ्यूजन, CCF एंड ऑल दैट थिंग्स। डिजीज ऑफ एब्डोमेन, ट्यूमर, एसाइटिस, ये प्रेशर क्रिएट करती है। तो प्रेशर क्रिएट करने के कारण से लंग एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। नाउ अनदर कंसेप्ट इज टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी, जो अपन बात कर रहे थे ना, FEV, वो 1 2 3 मैंने आपको बताया कि भाई फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड, 3 सेकंड के अंदर एयर जो है पूरी की पूरी बाहर आ जाती है। बट ये मान के चलते हैं कि अराउंड इन फर्स्ट सेकंड देयर विल बी नॉर्मली 80% ऑफ एक्सपिरेशन। एक सेकंड के अंदर आपका जो एक्सपिरेशन का 80% पार्ट है वो एक्सपायर्ड हो जाता है फर्स्ट सेकंड के अंदर। सेकंड सेकंड तक अपन जाते हैं तो 90% होता है, एंड देन थर्ड वाले में 98 to 100% खत्म हो जाता है।
तो 3 सेकेंड्स में ये कंप्लीट होता है. सो ऑलवेज इन द फर्स्ट सेकेंड इट शुड लंग शुड एक्सपायर 80% ऑफ द वॉल्यूम. जितना वॉल्यूम बाहर करना है, जैसे टाइडल वॉल्यूम की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो 500 है, तो उसका 80% ऑफ 500 शुड बी एक्सपायर्ड इन द फर्स्ट सेकेंड. नाउ इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई हम लोग ये क्यों करते हैं. इसका इंपॉर्टेंस है, लंग्स के अंदर दो तरह की डिजीजेस होती हैं जिसको हमने दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. वन इज रेस्ट्रिक्टिव एंड अनदर इज ऑब्स्ट्रक्टिव. हमने लंग की वॉल्यूम कैपेसिटी के ऊपर से लंग्स की डिजीजेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके कारण से हमें पता लग जाता है कि भाई हम किस डायरेक्शन में जाना है हमें आगे डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए. तो हमने उनको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया, विच इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव. नाउ द वर्ड जो है इसका ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव, वही इसका जो मेन कॉज है उसको एक्सप्लेन कर रहा है. ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, उसके अंदर कोई रुकावट आ जाए, तो दैट इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव. कोई चीज है जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, एक्सपायर्ड एयर को बाहर नहीं आने दे रही. जैसे कि ये इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है अस्थमा. अस्थमा के अंदर इंस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट व्हेन यू गोइंग टू एक्सपायर इट देयर विल बी लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट विल कॉज ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स. तो हम उसको डालते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कैटेगरी में. रेस्ट्रिक्टिव कैटेगरी मतलब आपने अभी पढ़ा काइफोस्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस. इसमें क्या हो रहा है, लंग जो आपका है वो पूरी तरह से फूल नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ सम एनाटॉमिकल डिफॉर्मेशन. लंग को जो पूरी स्पेस चाहिए एक्सपैंड होने के लिए वो नहीं मिल रही. लंग सही है, सारी चीजें सही है, बट एक्सपिरेशन भी अच्छा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बट जो एक्सपेंड होना है लंग को, वो जो बकेट हैंडल मूवमेंट और ये मूवमेंट अपन देख रहे थे ना, वो मूवमेंट के अंदर जो स्पेस क्रिएट होती थी वो कम हो गई. वो कम होने के कारण से रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट हो. आपको रेस्ट्रिक्शंस है हॉस्टल में, पार्टी करने का मन कर जा नहीं सकते है ना, तो ये लंग्स का पार्टी करने का मन करता है पर वो नहीं जा सकते, रेस्ट्रिक्टिव में वो नहीं कर पाते. सो यू हैव रेस्ट्रिक्शंस so that you can correlate with the restrictive disease. So restrictive disease में ऐसी चीजें जैसे कि फाइब्रोसिस, सिलिकोसिस, asbestosis, all these diseases actually causes fibrosis of lung parenchyma. और लंग के जो इलास्टिक टिश्यूज है वो खत्म होने लगते हैं और उनकी जगह फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस होते हैं बिकॉज ऑफ सम फॉरेन एलिमेंट. जैसे मैंने क्या क्या बताया, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस और भी कई तरह के जो होते हैं जहां पे फैक्ट्री वाले वर्कर्स काम कर रहे होते हैं. हाँ, दिस इज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. ठीक है, इसके अंदर आपको ऐसी चीजें जो कि लंग का फाइब्रोसिस कर देती हैं, जिसके कारण से जो लंग है वो एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, तो दैट विल लीड टू रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज. अब इनमें पैटर्न क्या मिलेगा आपको, आप पता किस करोगे कि ये रेस्ट्रिक्टिव है और ये ऑब्स्ट्रक्टिव है. तो आपको पैटर्न इस तरह के मिलेंगे. ये नॉर्मल पैटर्न है, हर चीज में पहले नॉर्मल पैटर्न लेते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें. तो दिस इज नॉर्मल, जिसके अंदर आपका जो एक्सपिरेशन हो रहा है वो 80% फर्स्ट सेकेंड के अंदर हो जा रहा है. अब यहां पे अगर आप रेस्ट्रिक्टिव में देखोगे तो जो टोटल जो वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी, वो ही रिड्यूस हो जाती है, बट इट मेंटेन्स 83%. The volume of air expired in the first second is maintained, or it may be more than the 80%. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स है वो खराब नहीं है, बट वो पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं हो पा रहा चेस्ट. तो जब फोर्स लगेगा वो पूरा फोर्स लगाएंगे अपना, बट उनके पास जगह कम है फोर्स लगाने के लिए, तो कई बार ज्यादा भी हो जाता है, 80 से ऊपर चला जाता है, बट टोटल वाइटल कैपेसिटी विल बी लेस ऑलवेज, बिकॉज आपने जो आपकी सारी जो वॉल्यूम्स है वो रिड्यूस हो गया क्योंकि रेस्ट्रिक्शन. यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम जो वाइटल कैपेसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ड्यू टू वीकनेस ऑफ मसल और एनीथिंग एल्स देयर विल बी नो फोर्स फॉर एक्सपिरेशन, एंड जो एक्सपिरेशन होगा विच विल बी 25%.
25-30, मतलब इट विल बी लेस देन 80%। तो आपका क्या हो रहा है, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड विल बी रिड्यूस्ड, बट वाइटल कैपेसिटी विल रिमेन सेम इन द ऑब्स्ट्रक्टिव। जैसे अस्थमा हो गया, एम्फेसीमा हो गया, यहां पे आ गया आपका एग्जांपल काइफोसिस। So you can differentiate between two types of diseases through the post expiratory volumes. इसको हम बोलते हैं टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम का जो कंपोनेंट है हमने वो वॉल्यूम के साथ में जोड़ दिया। जो हम मेजरमेंट कर रहे थे वॉल्यूम और कैपेसिटी का, उसके साथ में हमने टाइम कंपोनेंट भी जोड़ दिया। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी। और इसके अंदर आपको रेस्ट्रिक्टिव में क्या मिलेगा, जो वाइटल कैपेसिटी का जो टोटल वॉल्यूम है वो रिड्यूस होगा, बट देयर इज नो डिफरेंस इन द FeV1। FeV1 विल बी मोर देन 80% और 80%। यहाँ पे FeV1 डिक्रीज जाएगा, बट वाइटल कैपेसिटी विल बी सेम, इट इज नॉर्मल। नाउ लाइंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, इफ यू से मिनट वेंटिलेशन, तो मिनट वेंटिलेशन आप कैसे निकालोगे, 1 मिनट के अंदर कितनी सांसें आप ले रहे हो, कितना वॉल्यूम आप एक्सचेंज कर रहे हो एट रेस्ट। तो दैट इज टाइडल वॉल्यूम इनटू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो वो टोटल वॉल्यूम निकाल देगा आपका कितना एक्सचेंज हो रहा है। एंड इट कैन बी डिक्रीज इन एम्फेसिमा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, डिक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ, ऑल दैट।